Hello guys, you are welcome to Wireless Era and Electrical Machine second session. So guys, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे अभी तक इंडक्शन मोटर के सर्विस वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हम सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हमने बहुत से टॉपिक को कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का 9 टॉपिक, जो कि है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल फैमिलियर होंगे कि हमारे चैनल पे जो है यूपी पॉलिटेक्निक के सभी वीडियोस बिल्कुल एक सीक्वेंस वे में अपलोड होते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हमने मतलब अच्छे से आपको डिपिक ना किया हो। तो आज हम जो कि आपका 9th टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आई एम श्योर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन तभी भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप डोंट फॉरगेट टू शेयर हेयर इन कमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक। सो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो प्लीज़ आप ध्यान लगाइए, हम आपको बिल्कुल अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना है, व्हाट द टॉपिक इज सेइंग, इट्स मैटर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन, यहाँ पे कह रहा है कि हम चेंज करेंगे एक्साइटेशन में और सिंक्रोनस मोटर में होने वाले मतलब बदलाव को हम देखेंगे विथ कांस्टेंट लोड। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से मतलब बैठनी चाहिए जब हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन। हम एक्साइटेशन, आप जानते हो कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें स्टेटर और रोटर दोनों पे सप्लाई हम देते हैं। ये स्टेटर हो गया, स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देते हैं और रोटर पे हम डीसी सप्लाई देते हैं। आई होप आप बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। तो जैसा कि हमने बताया, स्टेटर पे हम एसी सप्लाई और रोटर पे जो होता है हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो हमें एक्साइटेशन चेंज करना है और आप जानते होंगे कि एक्साइटेशन टोटली रिलेटेड होता है हमारे फील्ड करंट से। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लोड रखना होगा, मतलब हमें लोड को घटाना या बढ़ाना नहीं होगा, हमें लोड को कांस्टेंट रखना होगा। हमें केवल रोटर के जो डीसी सप्लाई है उसको एक्साइट करना होगा, उसको वेरिएबल कभी घटाएंगे कभी बढ़ाएंगे। और जो हमारे सिंक्रोनस मोटर है उसमें होने वाले बदलाव को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जब कांस्टेंट लोड होता है तो उसमें क्या होता है, जब ये डीसी सप्लाई का हो गया हमारा करंट, राइट, ये एक्साइटेशन हो गया, राइट, सिंक्रोनस मोटर के लिए। अगर इसको बढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो इसका फील्ड मतलब फ्लक्स या फील्ड बढ़ेगा, हमारे फील्ड ईएमएफ का। तो इससे क्या होगा, जो हमारे स्टेटर में रोटर लगे हुए हैं उसमें बैक ईएमएफ जो होगा ज़्यादा होगा। आई मीन क्या, जब हम एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो हमारा बैक ईएमएफ बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ बताना होगा, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि हमारा डेल्टा डेल्टा को हम एंगल बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज और हमारा जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ और जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है। जैसे ये बैक ईएमएफ देखिए, ईएमएफ ईएमएफ बैक ईएमएफ और जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है उसके बीच के एंगल को हम डेल मतलब लोड एंगल के नाम से जानते हैं। मतलब लोड एंगल मतलब क्या, यहाँ समझिए। जैसे आप जानते हैं कि एट स्टार्टिंग हमारा जो ये रोटर होता है इस कंडीशन में होता है, लेकिन जैसे इस पे हम लोड लगाते हैं, नाम से क्लियर है लोड एंगल, जैसे ही लोड लगाते हैं थोड़ा सा हमारा जो ये रोटर होता है पीछे की तरफ मतलब झुक जाता है। तो जो ये एंगल एक्चुअल जो ओरिजिनल था हमारा रोटर और जो बाद में लोड लगाने के बाद हमारा डिस्प्लेस हुआ, उसी एंगल को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। मतलब डेल्टा मतलब लोड एंगल, राइट। तो यहाँ से हमें क्या देखना है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। हमने आपको बताया कि हमें एक्साइटेशन को चेंज करना है। तो एक्साइटेशन मतलब फील्ड करेंट को हम चेंज करेंगे, इतना दिमाग में रखिए। तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया से आपको क्लियर होगा कि अगर हम एक्साइटेशन मतलब अगर फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो उस समय हमारा जो कंडीशन होगा ओवर एक्साइटेशन का कंडीशन आएगा, जिसमें हमारा टर्मिनल वोल्टेज और ये बैक ईएमएफ होता है, उसमें हमारा बैक ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज से। टर्मिनल वोल्टेज मतलब क्या, जो हम स्टेटर पर सप्लाई दे रहे हैं वो कम हो जाएगा, लेकिन हमारा बैक ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये अपना एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं। अभी हमने बताया कि एक्साइटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ का। तो जैसे जैसे हमारा बैक ईएमएफ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एक्साइटेशन बढ़ेगा। तो हमने ये एक्साइटेशन बढ़ाया तो इससे हमारा ये फील्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ कह सकते हैं। तो हमारा फील्ड ईएमएफ बढ़ा। इज इट राइट? आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि जैसे हम फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाएंगे वैसे हमारा बैक ईएमएफ बढ़ेगा। अब अंडर एक्साइटेशन देखिए, एक बार तो हमने एक्साइटेशन अपना फील्ड करंट को बढ़ाया तो हमें
बैक ईएमएफ ज़्यादा मिला, जिससे कि हमने ओवर एक्साइटेशन के नाम से जाना। दूसरा कंडीशन जो होता है वो अंडर एक्साइटेशन होता है। अंडर एक्साइटेशन में जो हमारा फील्ड करंट होता है उसको घटाएंगे। देखिए, अगर हम फील्ड करंट को घटाते हैं तो हमारा बैक ईएमएफ भी कम होगा, उस समय हमारा टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा, राइट। और थर्ड कंडीशन देखिए, 3 कंडीशन होता है, एक ओवर एक्साइटेशन, एक अंडर एक्साइटेशन, एक नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन में बिल्कुल हम फील्ड करंट इक्वल देंगे टर्मिनल वोल्टेज के, तो इसमें क्या होगा, बैक ईएमएफ, जो हमारा फील्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज सभी जो होंगे सेम होंगे। तो देखिए, सबको समझने के लिए बहुत अच्छे से हम ग्राफ और फेजर डायग्राम ड्रा करके देखेंगे क्या होता है। तो देखिए, यहाँ से आपको समझना होगा। सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन के लिए देखते हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन। तो देखिए, हमने आपको क्या कहा, हमने कहा कि लोड जो होगा कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स आप जानते हैं कि आर्मेचर करंट है हमारा, जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसके स्टेटर पे हम जो होता है, स्टेटर पे क्या देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग लगाते हैं, तो वहाँ से आर्मेचर करंट हुआ। हमें आर्मेचर करंट या आर्मेचर वोल्टेज को नहीं चेंज करना है, हमें लोड को कांस्टेंट रखना है। तो ये सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम किसको बढ़ा रहे हैं, हम केवल और केवल हम फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं। फील्ड करंट को बढ़ाएंगे जिससे कि हमारा बैक ईएमएफ में चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या हमें देखना है, हमें देखना है नॉर्मल एक्साइटेशन। तो नॉर्मल एक्साइटेशन आप देख सकते हैं, इसमें हमारा टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ जो होगा सेम होगा। तो देखिए, ये जो होगा हमारा, ये जो लाइन है टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा बैक ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मल एक्साइटेशन में ये दोनों लाइन जो होंगी ये इक्वल होंगी, जितना ये टर्मिनल वोल्टेज का लाइन होगा उतना ही हमारा बैक ईएमएफ का लाइन होगा, राइट। अब यहाँ से अभी आपको हमने बताया ऊपर कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच का एंगल होता है उसको हम डेल मतलब लोड एंगल के नाम से जानते हैं। ये हमारा लोड एंगल हो गया, राइट। और जो हमारा ये जो मतलब टर्मिनल वोल्टेज होता है और आर्मेचर करंट होता है, इसके एंगल को हम फेज एंगल के नाम जानते हैं। देखिए, ये फेज एंगल है, PHASE, फेज एंगल होता है, ध्यान रखिए। और ये जो होता है देखिए, तो यहाँ से आपको यह समझना होगा कि इन दोनों लाइन हमको मिल गया, एक तो टर्मिनल वोल्टेज और ये बैक ईएमएफ, इसमें दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हम नॉर्मल एक्साइटेशन पढ़ रहे हैं। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा हमारा ये आएगा। जब हम रिजल्टेड बनाएंगे, दोनों को थोड़ा ऊपर बढ़ा के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, इसके पैरेलल हम EB के पैरेलल इधर से, और जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, तो हमारा ये क्या मिलेगा, हमारा रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, मतलब ये जो एंगल है, इनके जो ये एंगल है हमारा आर्मेचर करंट और जो हमारा रिजल्टेंट EMF होता है, इसके बीच के एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। और जो कि इनके बीच का एंगल जो होता है मतलब सिंस टू 90 डिग्री होता है। तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ सेम आएगा, तो हमारा रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा। और हमारा जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट मतलब लोड कांस्टेंट है, तो लोड कांस्टेंट है, तो हमारा ये फेजर डायग्राम में हमको ये फेजर डायग्राम देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम देखने वाला है, अंडर एक्साइटेशन। देखिए, अंडर एक्साइटेशन मतलब हमने बताया कि हम अपने फील्ड करंट को कम रखेंगे। फील्ड करंट कम रखेंगे तो हमारा जो ये बैक ईएमएफ है वो कम होगा। यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए, हमारा नॉर्मल में दोनों ये सेम था, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ सेम था, लेकिन हमारा अंडर एक्साइटेशन में ये कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ध्यान से, हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज का लाइन है वो ज़्यादा है, बैक ईएमएफ का कम है। तो यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए, हम क्या आपको बताना चाहते हैं। जैसे हम इस लाइन को कम करेंगे, राइट, तो यहाँ से पैरेलल लाइन भी उतना ही हम बनाएंगे, राइट, यहाँ से हम पैरेलल लाइन भी उतना ही बनाएंगे, फिर यहाँ से पैरेलल लाइन बनाएंगे, रिजल्टेंट हमारा ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो होगा थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। हमने बताया जो ER होता है हमारा रिजल्टेंट EMF और ये आर्मेचर करंट, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। तो जब ये घटेगा, मतलब ये घटेगा तो ये भी घटेगा, जब ये घटेगा तो हमारा आर्मेचर करंट थोड़ा सा शिफ्ट होगा, ऐसे जो यहाँ पे है आर्मेचर करंट वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये हमारा जो आर्मेचर करंट है वो नीचे की तरफ आएगा, राइट। तो यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए, जो हमारा यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा है, हमारा बैक EMF कम है। जब हम इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट EMF ये आ रहा है और ये हमारा आर्मेचर करंट है, तो इनके बीच का फेज एंगल, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है और हमारा आर्मेचर करंट है, उनके बीच में एंगल बढ़ रहा है, जो ये फाई है वो बढ़ रहा है। जब फाई बढ़ेगा तो हमारा कॉस फाई घटेगा। आप जानते हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे कॉस फाई का वैल्यू हमारा घटता है। कॉस फाई का वैल्यू घटने से हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज होगा, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो अंडर एक्साइटेशन में हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है, राइट। अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि हमारा अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा, अंडर एक्साइटेशन में हमारा पावर फैक्टर जो होगा कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारा बैक EMF कम हो रहा है,
हम जो फील्ड को करंट जो हो रहा है आर्मेचर करंट, वो आर्मेचर करंट नहीं सॉरी फील्ड करंट जो है कम दे रहे हैं, जिससे कि बैक ईएमएफ कम बन रहा है, जिससे हमको जो ये एंगल आर्मेचर करंट और जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है इसमें एंगल ज़्यादा मिल रहा है। एंगल ज़्यादा मिलेगा, ये फेज एंगल है, ज़्यादा मिलेगा तो हमारा पावर फैक्टर जो होगा डिक्रीज होगा। अंडर एक्साइटेशन में हमारा जो पावर फैक्टर होता है डिक्रीज होता है। उसके बाद अब लास्ट है जो कि हमारा है ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन इज कांस्टेंट लोड। देखिए इसमें भी लोड ये कांस्टेंट है, हम लोड को नहीं डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एक्साइटेशन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसके बीच का एंगल बढ़ रहा है घट रहा है। देखिए ओवर एक्साइटेशन में क्या होगा, ओवर एक्साइटेशन में बहुत ध्यान से आपको समझना होगा कि हमने बताया कि इसमें आर्मेचर करंट जो होगा वो तो उतना ही होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट उतना, ये लाइन आ रही है उतना ही होगा, लेकिन हम इसमें बैक ईएमएफ को ज़्यादा कर देंगे। जब फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा बैक ईएमएफ बढ़ेगा। जब बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो ये जो रिजल्टेंट है, हमें देखिए अगर पैरेलल लाइन ये ड्रा करते हैं यहाँ से तो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा, और इसके बीच का एंगल जो है मतलब रिजल्टेंट है और ये आर्मेचर करंट है, इनके बीच के एंगल जो हैं 90 डिग्री अप्रॉक्स होने चाहिए। जब 90 डिग्री होने चाहिए तो ये नीचे अब नहीं होके ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर शिफ्ट होगा तो आप जानते हैं कि हमारा जो ये एंगल है इनके बीच का आइए और हमारा रिजल्टेंट का इनके बीच का एंगल घटेगा, हमारा फाई का वैल्यू घटेगा, जिससे कि हमारा पावर फैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये हमारा एक्साइटेशन जो होगा सिम्स टू बी लैगिंग लोड का होगा। लैगिंग लोड मतलब जिसमें हमारा पावर फैक्टर जो होगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ से अच्छे से क्लियर होते हुए कि ओवर एक्साइटेशन में हमको पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, जो कि लैगिंग लोड होगा, लैगिंग लोड की तरफ बिहेव करेगा। अंडर एक्साइटेशन में हमारा जो ये एंगल है फेज एंगल वो जो है बढ़ेगा, जिससे हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज होगा और ये लैगिंग नेचर का हो जाएगा, सॉरी ये लीडिंग नेचर का, ये नीचे जो था ये लीडिंग नेचर का है और ये जो है अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग लोड का होगा। एज वेल एज नॉर्मल एक्साइटेशन में आप जानते ही हैं कि नॉर्मल एक्साइटेशन में जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ के इक्वल होता है। तो आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से देखा कि हमें जो वेरिएबल एक्साइटेशन लेना था, हमें फील्ड करंट को घटाना बढ़ाना था, लेकिन हमको जो था आर्मेचर करंट को मतलब कांस्टेंट रखना था। जैसा आप देख लिए हमने लाइन ड्रा किया जिसमें कि आर्मेचर करंट तीनों में सेम है, तो हमें आर्मेचर करंट को कांस्टेंट मतलब लोड को कांस्टेंट रखना था और वेरिएबल एक्साइटेशन लेना था। तो हमने 3 वेरिएबल एक्साइटेशन लिया। एक तो नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा, एज वेल एज अंडर एक्साइटेशन में देखा, उसके बाद ओवर एक्साइटेशन में देखा। तीनों एक्साइटेशन को देखते हुए हमने फेजर डायग्राम बनाया और फेजर डायग्राम से हमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया। तो आई एम श्योर आपको इस वीडियोज़ में आपको समझ में आया हो। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स एज वेल एज शेयर माई चैनल। थैंक यू।